Hey everyone, welcome back to this YouTube channel. This is Simav here. Class 10th, SST. एसएसटी के हम लोग इकोनॉमिक्स पार्ट को इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे, जो कि सेशन 2023-24 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये सब क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यहाँ पे हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज रहेगा, जिसमें हम लोगों का चैप्टर 3 डील करेंगे इसमें। और इनसे पहले 2 वीडियोज़ ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है आपके इकोनॉमिक्स को लेकर के। अगर आपने नहीं देखा है चैप्टर 1 और 2 तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाकर के उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ एसएसटी के और जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी देख सकते हैं, और कुछ मैथमेटिक्स के भी वीडियोस पब्लिश हो रहे हैं, उसको भी आप देख सकते हो जो क्लास 10th के लिए है। तो देखते हैं इस क्लास में आपका, यानी कि इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मीन, कहा जा रहा है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब होता क्या है। ऑप्शन है, व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर पर्सन विशेस टू बाई। एक इंसान, एक व्यक्ति जो चीजों को क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है, और उसी चीजों को दूसरा बंदा क्या करना चाहता है, खरीदना चाहता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। या फिर व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल, एक इंसान जो उसी चीजों को बेचना चाहता है, व्हाट द अदर पर्सन ऑल्सो विशेस टू सेल, जो दूसरे इंसान भी उसको बेचना चाहता है। या फिर तीसरा कह रहा है, व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू बाई इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर पर्सन ऑल्सो विशेस टू बाई। एक इंसान ऐसा है जो एग्जैक्टली उसी चीजों को खरीदना चाहता है जो दूसरा बंदा उस चीज को खरीदना चाहता है, उसको हम बोलेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। या फिर डी में हो जाएगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो उस चीज को बेचना चाहता है, कुछ खास चीजों को बेचना चाहता है, और उसी चीज को खरीदने के लिए कोई दूसरा बंदा तैयार बैठा है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहा जाता है। इस वजह से ऑप्शन ए होगा यहाँ पर कॉम में, यानी कि एक व्यक्ति जो बेचना चाहता है वही दूसरा व्यक्ति खरीदना चाहता है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहा जाता है। याद रखेंगे। अगला सवाल है, इन इंडिया डैश इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि भारत में डैश 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन है जो केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी करता है, यानी करेंसी नोट्स को क्या करता है, जारी करता है। ऑप्शन है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा करता है। या दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय ऐसा करता है। या फिर फाइनेंस कमीशन, यानी तो वित्त आयोग ऐसा करता है। या फिर नन ऑफ द अबव। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा, भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, यानी केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट्स छापने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो आरबीआई को दिया गया, यानी आरबीआई के अलावा कोई भी भारत में कोई दूसरा बॉडी क्या नहीं कर सकती है, नोट नहीं छाप सकती है। सो ऑप्शन ए यहां पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका नंबर 3 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 4 स्टेटमेंट दिया गया, इनमें से बताना है वो कौन सा स्टेटमेंट जो सही है। ऑप्शन ए कह रहे हैं यहां पर, एज पर द इंडियन लॉ, भारतीय कानून के अनुसार, apart from RBI, no other individual or organization is allowed to issue currency. इंडियन कानून, भारतीय कानून के अनुसार आरबीआई के अलावा कोई भी इंडिविजुअल हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अलाउ नहीं किया गया, परमिशन नहीं है क्या चीज करने के लिए, करेंसी इशू करने के लिए। क्या है सही है, बिल्कुल ये सही लग रहा है। दूसरा है, द लॉ लीगलाइजेस द इशू ऑफ रुपीज एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया, यानी कि कानून भारत भुगतान के माध्यम से, कानून भुगतान के माध्यम के रूप में रुपए का उपयोग को वैध बताता है, और जिसे भारत के लेन देन निपटाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो भी अगर रुपए के लेन देन, रुपए के मामले में अगर बोला जाए और कोई भी लेन देन हो रहा है यहाँ पर, और उस कंडीशन में आप अगर रुपए के मामले में लेन देन हो रही है, तो कोई भी इस चीज को मना नहीं कर सकता है। ये भी बिल्कुल सही है, जो कि कानूनन रूप से सही है। तीसरा है, नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज। भारत में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो लीगली पैसे के लेन देन करने से मना कर सकता है। ये भी आपका ऑप्शन कह रहा है सी के बारे में, जो कि ये भी सही है। और ऑप्शन डी में दे रखा ऑल ऑफ द अबव, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सारे के सारे स्टेटमेंट्स सही हो जाएंगे। सो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल है नंबर 4 में, बैंक्स इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट डैश ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश। भारत में जो बैंक है, जितने सारे बैंक है, इन दिनों अपने पास जो उसको कैश राशि जो रख सकता है वो लगभग कितना रख सकता है, 25% रख सकता है, या 20% रख सकता है, या 15% रख सकता है, या फिर 5%। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा यहाँ पर, 15% कोई भी बैंक अपने पास क्या रख सकता है, कैश यानी नगद के रूप में रख सकता है। ये चीजें आपने याद रखनी है, ऑप्शन सी 15%। अगला सवाल है हमारा नंबर 5 में, बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू, बैंक के पास जितना भी
डिपॉजिट्स होते हैं, पैसे का जितना भी डिपॉजिट होता है उसका मेजर पोर्शन, सबसे बड़ा हिस्सा किस चीज़ में यूज़ करता है वो? एक्सटेंड लोन्स, लोन देने में या लोन को बढ़ाने में, या इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है, या फिर डिपॉजिट्स इन फॉरेन बैंक्स या फॉरेन बैंक में डिपॉजिट कर देता है, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा। बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट्स आते हैं, पैसे जितने भी डिपॉजिट होते हैं उसका मेजर पोर्शन बैंक क्या करता है? लोन देने में, लोन को देने में, लोन को दूसरे को देने में यूज करता है। इस वजह से आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाना है यहाँ पर। अगला सवाल है नंबर 6 में, इन रूरल एरियाज, हम देहात की बात करें, ग्रामीण इलाके की बात करें, द मेन डिमांड फॉर द क्रेडिट इज फॉर, देहात में, रूरल एरियाज में जो डिमांड होती है क्रेडिट के लिए, एक्चुअली में वो किस चीज़ के लिए होता है? परचेजिंग लैंड, भूमि को खरीदने के लिए, लैंड को खरीदने के लिए, या परचेजिंग अ हाउस यानी घर खरीदने के लिए, या मेडिकल एक्सपेंसेस, जो चिकित्सा वे होती है, दवाई वगैरह के खर्च को पूरा करने के लिए, या फिर क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन के लिए। तो याद रखेंगे रूरल एरियाज में जो मेन डिमांड होती है क्रेडिट को लेकर के, तो वो एक्चुअली क्रॉप प्रोडक्शन के लिए होता है, फसल उत्पादन के लिए। सो ऑप्शन डी यहां पे हो जाना है, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हो जाएगा। अगला सवाल है नंबर 7 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलैटरल। यहाँ पे समझेंगे पहले कोलैटरल का मतलब क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से वो कौन सा एग्जाम्पल है कोलैटरल का? तो कोलैटरल 1 मिनट समझ लो आप यहाँ पर कि कोलैटरल, जब आप बैंक पे लोन लेने के लिए जाते हो तो आपको गिरवी के तौर पर कुछ चीज़ें रखनी पड़ती है। गिरवी के तौर पर, मैं गिरवी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो गिरवी के तौर पर आपको एक गारंटी के तौर पर कुछ चीज़ों को रखने पड़ते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोलैटरल कहा जाता है। तो इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि वो कौन सा कोलैटरल का एग्जाम्पल है। लाइव स्टॉक, लैंड, डिपॉजिट्स विद बैंक, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखेंगे लाइव स्टॉक बिल्कुल होगा, जो पशुधन हमारे पास है हम उसको भी रख सकते हैं। लैंड, जो हमारे पास जमीन के कागजात हैं हम उसको भी बैंक को दे सकते हैं एज अ कोलैटरल, एज अ गिरवी, एज अ गारंटी। या फिर डिपॉजिट्स विद बैंक, बैंक में जो हमारे डिपॉजिट्स बचे रहते हैं उसको भी हम एज अ कोलैटरल क्या कर सकते हैं? दे कर सकते हैं। इस वजह से ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ऑल ऑफ द अबव। ये सब के सब एज अ कोलैटरल हम बैंक में यूज कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल में नंबर 8 में, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द टर्म ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट के टर्म्स को लेकर के अलग अलग कंपोनेंट्स वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन है इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, या कोलैटरल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखेंगे जब हम टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें क्रेडिट लेने के लिए उसके अलग अलग कंपोनेंट्स का, तो याद रखेंगे उसमें इंटरेस्ट रेट होती है। अब जैसे हम बैंक से लोन लेने के लिए जाएंगे या फिर क्रेडिट लेने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले अपन को इंटरेस्ट रेट पे फोकस करनी होती है। ये एक टर्म है उसका, ये एक कंपोनेंट है। हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी की जरूरत पड़ती है, एक दस्तावेजीकरण की भी जरूरत पड़ती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वो जमा लेते हैं बैंक वाले, हमें वो भी प्रोसेस कंप्लीट करने होते हैं। एंड फाइनली अपन को कुछ गिरवी भी रखने होते हैं, गारंटी के तौर पर, कोलैटरल के तौर पर हमको देने होते हैं। तो ये भी हमारा कंपोनेंट हो जाएगा। इस वजह से ऑप्शन डी है यहां पर कि क्रेडिट के लिए अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंटेशन, कोलैटरल, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। हम देखेंगे इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में। इनफॉर्मल सेक्टर ऐसे सेक्टर्स को बोलते हैं जिसमें गवर्नमेंट का ज्यादा रोल नहीं रहता है, कानून का ज्यादा रोल नहीं रहता है। तो इनफॉर्मल सेक्टर से जो अगर हम लोन लेना चाहें तो इनमें से वो कौन सा एग्जाम्पल है जो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने का एक एग्जाम्पल उदाहरण दे सकता है? वो मनी लेंडर होगा, जो साहूकार हम हिंदी में बोलते हैं, ट्रेडर्स या फिर व्यापारी बोलते हैं, या कोऑपरेटिव्स जिसको हम सहकारिता बोलते हैं, या ओनली ए एंड बी। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा। मनी लेंडर्स जो कि साहूकार होते हैं, उससे जो पैसे उधार लेते हैं वो एक्चुअली में कोई कानून वगैरह नहीं होता है, उस पर कोई संविधान वगैरह की तरफ से कुछ ऐसा बंदिश उसके ऊपर नहीं है, तो वो मनी लेंडर एक तो साहूकार हो जाएगा जो इनफॉर्मल सेक्टर लोन में आ जाएगा। दूसरा ट्रेडर्स, जो हम व्यापारी से भी कुछ पैसे उधार लेते हैं वो अपने मन से, उसमें ब्याज वगैरह इंटरेस्ट वगैरह ऐड करते हैं, तो ये भी हमारा इनफॉर्मल में आ जाएगा। बट अगर हम बात करेंगे कोऑपरेटिव्स का, तो कोऑपरेटिव्स एक आपका आ जाएगा किसमें, कानूनन उसके ऊपर कुछ ना कुछ बंदिश लगी होती है, तो ईजिली हम इस चीज से ले नहीं सकते हैं। ठीक है, इसकी अपनी इंटरेस्ट रेट वगैरह टर्म एंड कंडीशंस फिक्स होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑपरेटिव जो हो जाएगा वो आपके फॉर्मल सेक्टर लोन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका सी तो होगा नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाना है, जो कि ए और बी दोनों होगा। मनी लेंडर भी होना है और ट्रेडर भी होना है। सो याद रखेंगे इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स का एग्जांपल मनी लेंडर, साहूकार यानी कि ट्रेडर, व्यापारी, ये दोनों के दोनों हो जाएंगे। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 10 में, डैश ऑफ द लोन्स टेकन बाय पुअर हाउस होल्ड्स।
इन द अर्बन एरियाज फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर्स, कह रहा है शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरियाज में जो गरीब परिवार द्वारा लिया जाता है लोन, तो उसमें से कितना परसेंट ऋण अनौपचारिक स्रोतों से लिया जाता है, यानी इनफॉर्मल सोर्सेज से लिया जाता है, ये बात बतानी है। ऑप्शन है 85%, 70%, 65% या 50%। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर 85% होना है। किस चीज को लेकर के? शहरी क्षेत्र में जो गरीब परिवार होते हैं वो जो अनौपचारिक स्रोत से, इनफॉर्मल सेक्टर से जो लेते हैं आपका लोन, वो लगभग 80% के बराबर में है। तो ये बात याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 11 में, डैश ऑफ द लोन्स टेकन बाय रिच हाउस होल्ड्स इन द अर्बन एरियाज फ्रॉम द फॉर्मल सोर्सेज। हम फिर अगेन शहरी क्षेत्र की बात करेंगे, लेकिन इसमें हम गरीब परिवार नहीं, अमीर परिवार द्वारा लिए गए लोन की बात करेंगे। बताना यह कि उनमें से कितने प्रतिशत लोग हैं जो क्या करते हैं, औपचारिक स्रोतों से वो ऋण लेते हैं, पैसे उधार लेते हैं, यानी फॉर्मल सोर्सेज से, फॉर्मल सेक्टर से। कौन लोग? अमीर लोग। कितने परसेंट लोग हैं जो लेते हैं लोन फॉर्मल सोर्सेज से? ऑप्शन है 20%, 10%, 15% या 90%। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 90% लोग ऐसे हैं जो लोन लेते हैं, जो रिच हाउस होल्ड होते हैं, जो अमीर परिवार के लोग होते हैं, वो किससे लेते हैं? जो फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं, जैसे बैंक वगैरह हो गया, कोऑपरेटिव्स वगैरह हो गए, उनसे वो क्या करते हैं? लोन लेते हैं। तो उनकी संख्या लगभग कितने परसेंट है? 90% है। कहाँ पे? शहरी क्षेत्रों में। सो ये बात भी याद रखेंगे। अगला सवाल है नंबर 12 में, ऑल द बैंक्स एक्ट एज मीडिएटर बिटवीन, जितने भी बैंक है, खास करके अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत के जितने भी बैंक हैं वो एज अ मीडिएटर, मध्यस्थ के रूप में क्या करता है? अपना कार्य करता है, अपना काम करता है। बट वो मध्यस्थता किनके किनके बीच निभाता है, ये बात बतानी है। वो रूरल पीपल और अर्बन पीपल, देहात के लोग और शहर के लोगों के बीच में मध्यस्थता यानी मीडिएटर का काम करता है, या लिटरेट या इलिटरेट, पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच में ये मीडिएटर का काम करता है बैंक, या पीपल एंड गवर्नमेंट यानी लोग और सरकार के बीच में ये काम करता है मीडिएटर के तौर पर, या फिर डेपोजिटर्स और बोरोवर्स जमाकर्ता और उधारकर्ता के बीच में ये काम करता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी काफी आसान सा सवाल है। जो कुछ लोग क्या करते हैं, बैंक में डेपोजिट करते हैं मनी को, ठीक है, और बैंक वाले उसी मनी को क्या करते हैं, दूसरे लोगों को जिसको लोन की जरूरत पड़ती है तो उसको लोन देते हैं। तो यहाँ पे दो लोगों के बीच का क्या होता है? बैंक एक काम करता है, कुछ जमा करता और कुछ उधार करता, इन दोनों के बीच में एज अ मीडिएटर का काम करते हैं। कौन? आपके बैंक। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, डेपोजिटर्स एंड बोरोवर्स। अगला सवाल है नंबर 13 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ कोलैटरल। अभी हमने बात करी थी कुछ देर पहले कोलैटरल का क्या मतलब होता है, तो बट यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि कोलैटरल का एप्रोप्रिएट मीनिंग इन चारों में से कौन सा होगा। पहला कह रहा है इट इज द सम टोटल ऑफ मनी बोरोड फ्रॉम द बैंक्स, ये बैंकों से उधार ली गई टोटल धनराशि है, बिल्कुल भी नहीं है ये धनराशि। दूसरा कह रहा है द अमाउंट बोरोड फ्रॉम द फ्रेंड्स, ये दोस्तों से ली गई, उधार ली गई राशि है, बिल्कुल भी गलत है। तीसरा कह रहा है इट इज एन एसेट ऑफ द बोरोवर यूज्ड एज गारंटी टू अ लेंडर, बिल्कुल ये सही है ऑप्शन सी, बट डी भी हम देखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये एक एसेट है, ठीक है ना, ये उधारकर्ता की एक संपत्ति है, एसेट है जिसका उपयोग ऋणदाता जो लेंडर होते हैं वो एज अ गारंटी के रूप में क्या किया जाता है, उसको लिया जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कोलैटरल कहते हैं। सो इट इज एन एसेट टू बोरोवर यूज्ड एज गारंटी टू अ लेंडर। सो चौथा कह रहा है द अमाउंट इन्वेस्ट इन बिजनेस, जो है ऐसा अमाउंट है जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो पहला भी कह रहा था पैसे के बारे में, बिल्कुल ये पैसा तो है ही नहीं। दूसरा भी पैसे के बारे में कह रहा था, ये पैसा नहीं है। चौथा भी कह रहा है पैसे के बारे में, तो ये पैसा नहीं है। इट इज एन एसेट, वो एक संपत्ति की तरह होता है जो हम क्या करते हैं, बोरोवर यूज्ड करता है एज ए गारंटी, किसके लिए? वो लेंडर के लिए। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है नंबर 14 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूअर वे ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द रूरल पीपल पर्टिकुलरली विमेन। बताना ये कि इन 4 ऑप्शंस में से, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण गरीबों, विशेषकर अगर महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं को ऋण प्रदान करने का एक नया तरीका है। ऑप्शन है कोऑपरेटिव बैंक्स, या ग्रामीण बैंक्स, या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, या फिर मनी लेंडर्स। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि SHGs। ये एक नया तरीका भी हाल फिलहाल में इंट्रोड्यूस हुई है, जो खास तौर से अगर ग्रामीण इलाके के जितने भी गरीब हैं, और गरीब लोगों में खासकर अगर महिलाओं की बात करेंगे तो उन लोगों को ऋण प्रदान करने के लिए, बोले तो लोन प्रोवाइड करने के लिए एक नया तरीका है। क्या है वो? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs, याद रखेंगे।
अगला सवाल है नंबर 15 में, नेम द सिस्टम इन विच द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एन इसेंशियल फीचर। हमने पहले क्वेश्चन पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की बात करी थी, बट इनमें बताना है कि वो कौन सा सिस्टम है जिसके अंदर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का एक इसेंशियल फीचर माना जाता है। बार्टर सिस्टम, मनी इकोनॉमी, या फिर ग्लोबल इकोनॉमी, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, जो हमारा हो जाएगा बार्टर सिस्टम। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? बार्टर सिस्टम, जिसमें क्या होती है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का एक इसेंशियल फीचर माना जाता है। एक्चुअली इस फीचर के अंदर ये होता है कि अगर आप कोई भी सामान को सेल करना चाहते हो, जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर हम बात कर ले पेन को आप सेल करना चाहते हो और आपके जस्ट बगल में एक बंदा बैठा पड़ा है, लाइक कोई भी है, आप ABCD कुछ भी मान लो उसको, ठीक है, और उस बंदे को एग्जैक्टली पेन की जरूरत है, ठीक है, पेन की जरूरत है, एंड वो भी बंदा कुछ सामान लेके बैठा है, उसके पास मनी नहीं है, बिल्कुल बार्टर सिस्टम में मनी का कोई रोल नहीं रहेगा, और उस बंदे के पास मान लेते हैं उसके पास कॉपी रखी पड़ी है, ठीक है, और आपको कॉपी की जरूरत है, और इस बंदे को किसकी जरूरत पड़ी है? पेन की जरूरत पड़ी है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? अपना पेन इसको सेल करेंगे, और वो जो कॉपी सेल करना चाहता है आप उसको क्या कर लेंगे? खरीद लेंगे। तो ये वाला जो एक प्रोसेस हुआ है, ये जो एक कोइंसिडेंस, इत्तेफाक हुआ है, इसी को कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। और इसका एक सिस्टम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम, लेन देन की मामला। आपको जरूरत है, आप मेरे से ले लिए हो, एंड उसी टाइम पे आपके सामान की मुझे जरूरत है और मैंने आपसे ले ली, तो इसी कोइंसिडेंस को कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, और बार्टर सिस्टम इसका एक मेन फीचर हो जाएगा, एसेंशियल फीचर हो जाएगा। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 16 में, सिंस मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, सो इट इज कॉल्ड, अगर कहा जाए कि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया का जो आपका मनी जो है वो आपका एक्सचेंज प्रोसेस का रूप में एक बीच में काम करती है, मध्यवर्ती के रूप में काम करती है, इसलिए इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मीडियम ऑफ ट्रेड कहा जाता है, यानी कि व्यापार का माध्यम, या मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि विनिमय का माध्यम, या मीडियम ऑफ बिजनेस यानी कि व्यवसाय का माध्यम, या फिर मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन, तो बोलेंगे लेन देन का माध्यम। तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है, विनिमय का क्या हो जाएगा? माध्यम हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 17 में, डैश रिफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। कहा जा रहा है कि एक समझौते को संदर्भित करता है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से वो कौन सा है जो एक समझौते को संदर्भित करता है, बताता है उसके बारे में, जिसमें ऋणदाता भविष्य के भुगतान के वादे के बदले में उधारकर्ता को धन, सामान या सेवाएं प्रदान करता है। ऑप्शन है यहाँ पर क्या? डेबिट, कैश ट्रांजैक्शन, या क्रेडिट, या फिर बोलते हैं उसको ट्रेड। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होना यहां पर, जो कि हो जाना है क्रेडिट के बारे में। तो क्रेडिट क्या है? क्रेडिट एक्चुअली में एक समझौता है जो समझौते को संदर्भित करता है, जिसमें ऋणदाता जो आपके लोन देते हैं वो भविष्य के भुगतान के वादे के बदले उधारकर्ता को धन, सामान या सेवाएं प्रदान करती है। तो आज के डेट में क्रेडिट कार्ड फेमस है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड में बैंक वगैरह हो, जो भी देने वाले होते हैं वो ऑलरेडी आपको पहले से 20,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख जितने भी होते हैं आपके क्रेडिट में पहले जमा कर देते हैं। पहले आप उस पैसे को खर्च करते हो, फिर आपको एक टाइम बाउंडेशन दिया जाता है, उस लिमिट टाइम के अंदर में फिर आपको वो पैसे क्या करने पड़ते हैं? रिटर्न करने पड़ते हैं। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? क्रेडिट कहा जाता है। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 18 में, एट प्रेजेंट विच फॉर्म ऑफ मनी इज इंक्रीजिंगली यूज्ड अपार्ट फ्रॉम द पेपर मनी। कहा जाए वर्तमान समय में, अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट टाइम में जो कागजी मुद्रा है, एक्चुअली में जो आपके पेपर मनी है, ठीक है, उसके अलावा मुद्रा के किस रूप का प्रयोग तेजी से हो रहा है आज के डेट में? ऑप्शन है कमोडिटी मनी, या मेटालिक मनी, या प्लास्टिक मनी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा यहाँ पर प्लास्टिक मनी के बारे में, क्योंकि कमोडिटी का मतलब होता है सामान, तो सामान के लेन देन वाला सिस्टम तो है नहीं, और मेटालिक जो कि सिक्का वगैरह है, तो सिक्का वगैरह उस तरह से यूज हो नहीं रहा आज की डेट में, तो एक ही बचा प्लास्टिक मनी। एंड अगेन मैं बता रहा हूँ, प्लास्टिक मनी उस तरह के मनी को कहते हैं जैसे आज की डेट में हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हैं ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस तरह की मनी को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक मनी के रूप में भी जानते हैं। सो याद रखेंगे आज के डेट में प्लास्टिक मनी का ज्यादा यूज हो रहा है, किसके साथ साथ? पेपर मनी के साथ साथ। अगर इनके कंपैरिजन में देखेंगे तो प्लास्टिक मनी ज्यादा प्रचलित हो रही है धीरे धीरे। सो प्लीज कीप इन माइंड, प्लास्टिक मनी यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जैसे मनी को बोलते हैं। अगला सवाल है नंबर 19 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन मेड इन मनी।
कहा जा रहा है कि पैसे में किए गए लेन देन के संबंध में निम्नलिखित में से, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन सबसे अप्रोप्रिएट है, सबसे उपयुक्त है? इट इज द ऑप्शन है इट इज द इजीएस्ट वे, दूसरा इट इज द सेफेस्ट वे, या फिर इट इज द चीपेस्ट वे, या फिर इट प्रमोट्स ट्रेड। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये सबसे सरल आसान सा तरीका है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, लेन देन के मामले को पूरी करते हैं। क्या है ये? मनी का मामला, जो रुपए के पैसे के रूप में लेन देन जो करते हैं, ये सबसे आसान सा तरीका है। तो ऑप्शन ए यहां पे आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, विच अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटीज इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। कहा जा रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा प्राधिकरण है, वो कौन सा अथॉरिटी है जो सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी करता है, यानी कि करेंसी नोट्स को जारी करता है। सेम क्वेश्चन मेरे ख्याल से आगे भी हमने पीछे भी पढ़ा, इसी वीडियो के अंदर है। ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या दूसरा है द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको नबार्ड के नाम से भी हम जानते हैं, NABARD, नबार्ड के रूप से जानते हैं। इसको आप GOI भी कह सकते हो, इसको आप SBI भी कह सकते हो, और लास्ट में आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग RBI भी कह सकते हैं। खैर, सवाल में लौटते हैं। सवाल यह था कि आपका इनमें से वो कौन सा अथॉरिटी है जो सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी कर सकता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा, वो RBI है। वो RBI को ये अथॉरिटी दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि आप क्या कर सकते हो, करेंसी नोट्स को छाप सकते हो। सो ये बात याद रखनी है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग हो गए होंगे, एंड होप कि आपकी ये सारे क्वेश्चंस बेनिफिशियल भी साबित होगा एग्जाम के टाइम पे। बस इतना ही, टेक केयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बात और कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, कमेंट भी करके बताएं कैसा जा रहा है, एंड लास्ट में अगर चैनल पे नए हो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।